दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में सरकार गिरी तो राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक थी, गैर कानूनी थी। और इसका जिक्र कोई राजनीतिक या पॉलिटिशियन नहीं कर रहा था, बल्कि इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर किया, राज्यपाल ने कानूनी दायरे से निकलकर जो नियम कायदे ताक पर रखकर फैसला सुनाया और फैसला दिया और जो निर्देश जारी किए वह सब असंवैधानिक थे। तो एक राज्य की सरकार गिर जाए और राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी और असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट दे दे। इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 48 घंटे के भीतर मोदी सरकार ने कैसे कर दी और इस तेजी से नियुक्ति हुई कि उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आपकी मनमर्जी चलती है क्या? और अगर मनमर्जी चलती है तो आप जिसे नियुक्त करेंगे वह शख्स आप ही से सवाल कैसे पूछ पाएगा? यानी कल को अगर आप गलत करेंगे तो वह सवाल पूछने की हैसियत रखेगा नहीं। तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में बदल डाला। और अब ईडी का मामला है, ईडी चीफ का मामला है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो 1, 2, 3 बार एक्सटेंशन दिया गया वह पूरे तरीके से गैर कानूनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ संजय कुमार मिश्रा 2018 में 2 बरस के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन उसके बाद 1 बरस का उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। और उस एक्सटेंशन को देते वक्त केंद्र सरकार नियम कायदे बदलती है और कहती है कि अब सीबीआई और ईडी के हेड जो रहेंगे यानी चीफ या डायरेक्टर जो रहेंगे वह 3 बरस तक रह सकते हैं। लेकिन जब दूसरा एक्सटेंशन दिया जाता है तो कोई इजाजत कहीं से ली नहीं जाती है, कोई कानून में परिवर्तन किया नहीं जाता है। सारे पुराने कानून के तहत चीजें चलती हैं और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उसके बाद कहती है कि अब हम चाहते हैं कि 5 साल तक कोई रह सके इस पद पर, इसीलिए यह एक्सटेंशन दिया गया है। इसके बाद आवाज उठती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कांग्रेस और टीएमसी के नेता वहां पहुंच जाते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि 2021 के बाद से जो एक्सटेंशन हुआ है वह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और अब जो नवंबर में इनका पद छूटना था, सिर्फ 20 दिन का और वक्त दिया जाता है और 31 जुलाई तक इन्हें पद छोड़ना होगा और 1 अगस्त से ईडी के नए चीफ की नियुक्ति होगी, क्योंकि 15 दिन का वक्त काफी होता है। तो क्या महज ये सिर्फ एक सवाल है कि सरकार ने गलत तरीके से एक नियुक्ति कर दी, या इस दौर में ईडी ने पूरे देश के भीतर राजनीतिक तौर पर और व्यावसायिक तौर पर इस देश में जो कोहराम मचाया है, जिसकी आवाज पार्लियामेंट के भीतर गूंजी, जिसकी आवाज उठते उठते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो क्या इस दौर में सारे काम गैर कानूनी किए जा रहे थे? और अगर गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति इस देश के भीतर हो रही है और गैर कानूनी तरीके से काम भी हो रहे हैं, तो क्या सारे काम एक झटके में बदले जा सकते हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में ईडी की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जरा उन दस्तावेजों को हम खोलना चाहते हैं, आपके सामने उस फैक्ट को रखना चाहते हैं कि संजय मिश्रा का मतलब मोदी सरकार के लिए क्या हो गया और ईडी का मतलब संजय मिश्रा के आने के बाद ईडी की हरकत कैसे बढ़ गई, कैसे कैसे प्रपोजल दिए गए, कितने पॉलिटिशियन को दायरे में लिया गया, कितनी बड़ी तादाद में केसों में बढ़ोतरी होती चली गई और सत्ता मुस्कुराती रही। और मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग रैलियों में यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल ये सारे चोर एक हो चले हैं जो गठबंधन बनाने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जनता को भी अच्छा लगा कि वाकई सरकार ईमानदारी के राह पर है। लेकिन बीते दिनों पोल पट्टी तब खुल गई जब करप्ट एक दिन नाम लिया गया और अगले दिन वही करप्ट शामिल कर लिया गया सरकार बनाने को लेकर। जिक्र हम महाराष्ट्र का कर रहे हैं। इस दौर में महाराष्ट्र के भीतर ईडी के अधिकारियों की तादाद बढ़ गई, इस देश के कई हिस्सों में बढ़ गई। और आपको जानकर हैरत होगी, संजय मिश्रा जब ईडी के हेड बने उसके बाद से ईडी के भीतर जितने भी सैंक्शन पोस्ट थे वो खाली एक भी नहीं बचा। यहां तक कि उससे ज्यादा नियुक्तियां होने लगी। 1770 की स्ट्रेंथ
और 2000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे की परिस्थिति यह है कि ईडी का विस्तार इस देश की किस किस सैंक्शन परिस्थितियों के बीच होना चाहिए, यानी कौन कौन से केस उसके दायरे में आने चाहिए, और ईडी की स्ट्रेंथ 6000 तक हो जानी चाहिए। इस प्रस्ताव से सरकार आगे चल रही थी, लेकिन फिर वो सवाल है, क्या इस दौर में छगन भुजबल का नाम हो, डीके शिव कुमार का नाम हो, कनिमोझी का नाम हो, मनीष सिसोदिया का नाम हो, सत्येंद्र जैन का नाम हो, फारूक अब्दुल्ला का नाम हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हो, लालू और तेजस्वी का नाम हो, अमरिंदर सिंह यानी कैप्टन की घेराबंदी, उनका भी नाम का जिक्र कर लीजिए, और कुल 122 पॉलिटिशियंस का इस कड़ी में जिक्र कीजिए, तो क्या यह सब कुछ एक सिलसिलेवार तरीके से सबको कटघरे में खड़ा कानून के हिसाब से किया जा रहा है? इस बात को खुले तौर पर प्रधानमंत्री कहने से चूके नहीं, और ईडी लगातार इसके ढोल पीटती रही कि देखिए हम इस रास्ते चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा और आज कहा कि यह नियुक्ति ही गैर कानूनी है, तो क्या यह माना जाए कि सरकार के भीतर कानून के जानकार नहीं है? वो नहीं जानते हैं कि इस तरीके का जब नियम कायदा है ही नहीं, तो फिर आपने नियुक्त कैसे कर लिया? दरअसल इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आज इन तमाम डाटा को इसलिए समझिए क्योंकि जितनी बड़ी परिस्थिति इस देश के भीतर इस दौर में कानून को ताक पर रखकर या संविधान को हाशिए पर ढकेल कर हो रही है, उसमें ईडी माइलस्टोन है। और आज जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की जो स्पेशल बेंच बनी थी, उसने इस फैसले को सुनाया, और जस्टिस गवई ने साफ तौर पर कहा कि नियुक्ति 2021 के बाद से ही गैर कानूनी है। हमें लगता है कि ईडी के भीतर एक क्षण के लिए झांक कर आज देखना चाहिए कि आखिर कितने केस किस रूप में इस दौर में बढ़े हैं, और एक गैर कानूनी नियुक्ति और एक व्यक्ति के जरिए जब इस देश के भीतर की प्रक्रिया हो रही थी, तो उसका सच क्या है, उसकी हकीकी की जमीन क्या है? क्योंकि कुल केसेस ईडी के पास 5422, जब से ईडी बनी है तब से यह जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, और मोदी सरकार में 3555 केस, यानी मोदी सरकार से पहले के जो केस की तादाद थी वह 1868, मोदी सरकार में 3555, और कुल मिला के 5422। यह तो एक आंकड़ा है, लेकिन जिस ईडी की नियुक्ति को गैर कानूनी ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, उनके कालखंड में 2723 मामले दर्ज हुए हैं। यानी संजय मिश्रा के आने से पहले ईडी 2014 से 2018-19 तक सिर्फ 832 मामलों को दर्ज करती है, जो केस की शक्ल में दर्ज होते हैं, और उसके बाद संजय मिश्रा आते हैं तो 2723 मामले 2022 तक का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। यही आखिरी डाटा सरकार के जरिए सामने आया। यानी किस रफ्तार से केसेस लगातार बढ़ते चले गए, और इन सब के बीच आपके जहन में फिर यह सवाल होगा कि अच्छा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी क्या इसी तर्ज पर, राज्यपालों को भेजा जाना भी क्या इसी तर्ज पर? क्योंकि ईडी की फहरिस्त में 125 नेताओं का जिक्र, जिसमें से 122 नेता मौजूदा वक्त में कोई ना कोई जगह पर राजनीति कर रहे हैं। वो विधायक भी हैं, वो एमएलसी भी हैं, वो सांसद भी हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इस फहरिस्त में किसी बीजेपी के नेता का नाम नहीं है। और जिस नाम की परिस्थिति में पड़ रहे हैं, तो पहला सवाल कोई भी सोच रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत कैसे आ गई? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपनी जमी को पहचानने लगा है? क्योंकि पन्नों को पलटिएगा तो 2021 के बाद से जब स्थितियां नाजुक इस देश के भीतर ईडी को लेकर हो रही थी, उस वक्त में जस्टिस रमन्ना अप्रैल 2021 में चीफ जस्टिस बने थे और अगस्त 2022 तक रहे थे। कोई आवाज क्यों नहीं उठी? क्या वो सिलसिला रंजन गोगोई के वक्त से चला आ रहा था, जो कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए, सरकार ने बना दिया? या फिर सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके के संविधान की व्याख्या करते हुए सरकार को कटघरे में खड़े करने की परिस्थिति किसी ने सोची ही नहीं थी? ये पहली बार ऐसी स्थिति बन गई, क्योंकि जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल को देखिए, जस्टिस यू ललित के कार्यकाल को देखिए, उससे पहले जस्टिस बोबड़े के कार्यकाल को देखिए, और उससे पहले रंजन गोगोई के कार्यकाल को देखिए।
तो क्या मौजूदा वक्त में पूरा असर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके से पड़ा है, जहां पर परखा जा रहा है कि कानून के दायरे में काम होना चाहिए? और इन बातों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी इस देश के भीतर में अकेला संस्थान है जिसके भीतर स्ट्रेंथ जो थी 50% एक डायरेक्टर के बदलने के बाद बढ़ती चली गई। खुद संजय मिश्रा जो हैं, यह 2018 में इनकी नियुक्ति होती है एज ए डायरेक्टर। नवंबर 2018 में 1984 बैच के आईआरएस हैं। आईआरएस जी, केजरीवाल भी आईआरएस थे। ये नवंबर 2018 में आते हैं, 2020 में रिटायरमेंट, लेकिन 1 साल का इनको एक्सटेंशन दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, 1 साल बढ़ाया जाना चाहिए और उसको लेकर कुछ संशोधन किए जाते हैं। उस संशोधन के दायरे में जो सीवीसी का कानून है वह भी लाया जाता है और बताया जाता है कि इसमें परिवर्तन क्यों जरूरी है। देश मान लेता है, लेकिन उसके बाद दोबारा 2021 में दोबारा नवंबर में एक्सटेंशन दिया जाता है, नवंबर 2022 में दोबारा दिया जाता है। यानी जिस तेजी के साथ एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन मिलता है उसमें 4 साल 8 महीने और 31 जुलाई जो उनका आखिरी दिन होगा, 13 दिन, इतने दिनों तक ईडी को संभालने वाला शख्स ईडी की पूरे अंदरूनी परिस्थिति को कैसे बदल देता है, इसको इस रूप में समझिए। 50% स्ट्रेंथ मौजूदा वक्त में जो ईडी के भीतर है वो संजय मिश्रा के कार्यकाल में हुई है, जिनके कार्यकाल को गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 9 स्पेशल डायरेक्टर, 3 एडिशनल डायरेक्टर, 36 ज्वाइंट डायरेक्टर, 18 डिप्टी डायरेक्टर, और इसमें बड़ी तादाद में वो अधिकारी जुड़ते चले गए। वो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, कस्टम के अधिकारी हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि देश के भीतर ईडी नाम लेते ही सामने वाला थर-थर कांपने लगे। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर खड़ी की गई और उस परिस्थिति में इस देश में लोकतंत्र है जो संविधान के हिसाब से चलता है, एक झटके में तार-तार हो गया, क्योंकि ईडी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, स्वायत्त इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वहां की नियुक्ति को लेकर, और यही सवाल सीबीआई को लेकर तब उठा था जब वहां पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना टकराए थे और भारत के इतिहास में पहली बार सीबीआई हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल पर रात के 12 बजे के बाद सरकार ने ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन की अगुवाई और कोई नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल कर रहे थे। ये सारे इतिहास के पन्नों में दर्ज होते चले जा रहे हैं जो मोदी काल के भीतर में अमृत काल की परिस्थिति है। और इन बातों का जिक्र इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक के बाद एक जब चीजें बढ़ रही है तो उसमें हमें लगता है कि आज इस फैक्ट को भी समझिए। 2019 से लेकर 2022 के बीच में 2723 केस 3 साल में दर्ज किए गए और 2012 से 2019 के काल में 1262 केस, यानी दुगने से ज्यादा 3 साल में। उससे पहले 7 साल में उसका आधा था, लेकिन इस दौर में स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है और इस स्ट्रेंथ में लगभग 1700 अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लर्क हैं, जो सिपाही हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो स्टेनोग्राफर है, वो बढ़ना शुरू होता है और इस वक्त आज की तारीख में इनकी तादाद तकरीबन 2100 है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस ईडी का दायरा बड़ा होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो एक प्रस्ताव भी रखा गया, प्रस्ताव ईडी के जरिए ही रखा गया और कहा गया 6000 लोग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसके दायरे में बाकी सारी चीजें भी सरकार लाने की तैयारी कर चुकी है, कुछ ले भी आई है। हाल के दिनों में आपने सुना कि जीएसटी भी इसके दायरे में आ रहा है, यानी व्यापारियों को भी नकेल कसने की स्थिति में सरकार आ रही है। सीधे सीधे ईडी के अधिकारी कार्रवाई करें। इसके दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावे व्यापारी यानी जीएसटी का आना, तमाम साइबर क्राइम का आना, क्रिप्टो करेंसी का आना, जो फंड टेररिस्टों का होता है, जिसके मूवमेंट्स होते हैं फंड को, उसको लाना, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को लेकर आना, और इसी के दायरे में जो दुनिया के बाहर भारत से भाग गए, जो एक्सट्रेडिशन के मामले हैं, 30 ऐसे मामले हैं जो ईडी के दायरे में हैं। उसमें 23 इंडिविजुअल जो फ्रॉड करके गए या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहे, उसको लेकर भी कर रहे हैं। सीबीआई इतने दिन से काम कर रही है, लेकिन एक झटके में ईडी को उभारा गया। पहली बार एक डायरेक्टर बनाया गया तो उसको बरस दर बरस उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश सरकार करती रही
और पार्लियामेंट के भीतर हंगामा मचे, पार्लियामेंट से कदमताल करते हुए तमाम सांसद राष्ट्रपति भवन की दिशा में बढ़े या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल करना चाहिए, सारी परिस्थिति इस देश ने इसी दौर में देखी है। तो क्या वाकई गैर कानूनी तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटकर कोई सरकार काम करने लगे और सुप्रीम कोर्ट कहे कि यह नियुक्ति ही गैर कानूनी है, तो क्या पूरा सिस्टम हमारा चरमरा चुका है या पूरे सिस्टम को सत्ता ने अपने अनुकूल परिभाषित कर लिया है और इसीलिए कोई भी काम जब सरकार की तरफ से होता है तो उसको कानूनी जामा पहनाने में सरकार को कोई मुश्किल नहीं होती है। यानी सरकार कहेगी कि हां ये तो कानून के तहत हो रहा है, लाख तेजस्वी यादव चिल्लाते रहे, लाख डीके शिव कुमार इधर से बोलते रहे, अशोक चौहान महाराष्ट्र के भीतर से आवाज आए या फिर अपने तौर पर एनसीपी के नेताओं की पूरी कतार है और शरद पवार भी खुद बोलने लगे कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है। हर राज्य के भीतर अगर ये आवाज उठने लगी और ये परिस्थिति आकर खड़ी हो गई तो क्या ये माना जाए कि ईडी काम कर रही है या सरकार काम कर रही है? यह सवाल पहली बार इंटैक्ट हो गया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति ही गैर कानूनी है। और जब नियुक्ति गैर कानूनी है और दूसरी और तीसरी बार जो एक्सटेंशन दिया गया वह गैर कानूनी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको बताना होगा कोई भी एक्सटेंशन देने से पहले, और उसके साथ यह भी बताना होगा कि यह जनहित में कैसे है। तो क्या सरकार किसी नियुक्ति को लेकर बताती है? सीएजी को ही नियुक्ति देख लीजिए, अपने मनमाफिक कल तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे, एक झटके में आकर सीएजी में तब्दील हो गए। मुर्मू का हम जिक्र कर रहे हैं और इस दौर में सीएजी की मिनिमम रिपोर्ट आने लगी। तमाम सरकारों के बीच अक्सर जो रिपोर्ट फाइल होती थी पार्लियामेंट में रखी जाती थी, बहस होती थी, मीडिया लेकर आता था, सीएजी ने ये इन बातों का जिक्र किया, ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इस डिपार्टमेंट में। आपने सुना इस दौर में? नहीं सुना होगा, क्योंकि सारी चीजें इस देश में राष्ट्रवाद के तहत है, नेशनलिज्म है। और नेशनलिज्म का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्या ऊपर हो गया, और नेशनलिज्म का मतलब क्या सरकार ने एक ढाल बना लिया इस दौर में और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी जोड़ दिया। अब नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म की आवाज अगर एक चुनी हुई सरकार उठाने लगे और अंदरूनी तौर पर वो गैर कानूनी कार्य कर रही हो, तो फिर एंटी नेशनल कौन हुआ? जिसने सवाल पूछा या जिसने नियुक्ति की? नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा कौन है, जो सवाल पूछ रहा है या जो नियुक्ति कर रहा है? अब इस बहस के दायरे में इस देश को जाना होगा। राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। बार बार जिक्र इमरजेंसी का होता है। इमरजेंसी में तो राष्ट्रपति ने खुले तौर पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मिले जो मौलिक अधिकार थे वो खत्म हो गए, और वो तमाम अधिकारों के खत्म होने के बाद कानूनी प्रक्रिया उस 2 बरस की भी अगर आप परखिएगा तो सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम तो कर रही होगी, लेकिन इस देश के संस्थान बचे हुए थे। किसने सोचा था कि संस्थान और सरकार एक हो जाएंगे? जो चेक एंड बैलेंस है, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच है चेक बैलेंस, वह कम से कम बना रहेगा, वो खत्म हुआ। बीते दिनों यह भी आवाज देश में आने लगी कि तीसरा पाया भी डगमगा चुका है न्यायपालिका को लेकर। लेकिन जब से जस्टिस चंद्रचूड़ आए उसके बाद से फैसलों की फहरिस्त देखिए। क्या किसी गवर्नर के काम को गैर कानूनी इससे पहले कहा गया? किसी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर क्या कहा गया कि मनमर्जी चलाते हैं, तरीके को बदलिए? इसमें लोकसभा यानी संसद के भीतर विपक्ष के नेता को शामिल कीजिए, चीफ जस्टिस से राय लीजिए, खुद बैठिए, अकेले फैसले मत कीजिए। इस बार भी यही कहा गया कि आप खुद फैसले मत कीजिए, मिल के फैसले होने चाहिए, कलेक्टिव वे में होने चाहिए, क्योंकि सवाल देश का है और इनका काम जनहित को लेकर है, ये सरकार हित को लेकर नहीं है। ये पहली बार ऐसा इस देश के भीतर सुनाई दे रहा है। और जब इस फैसले को लेकर आज जब जिक्र हो रहा था तो उसमें एक बात और जाननी चाहिए कि दरअसल नियुक्तियां जो इस देश के भीतर में होती हैं उसमें नौकरशाहों की जो पूरी कड़ी है, जब हेड सरकार के नजदीक होता है तो उस इंस्टीट्यूशन के भीतर उस इंस्टीट्यूशन का हेड जो होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी संजय मिश्रा ईडी के भीतर मोदी थे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इस देश की सरकार के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का मतलब उनके अपने कैबिनेट के बीच में क्या होगा ये बताने की जरूरत इस दौर में होनी नहीं चाहिए। किसी भी मंत्री की क्या हैसियत है ये कोई जिक्र आज होना नहीं चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी एक तालमेल रहता था।
एक सिस्टमेटिक तरीके से कानून को परखा जाता था। दिल्ली पुलिस का एक्ट है या सीवीसी का जो एक्ट है या उसके आश्रय जिस एक्ट के तहत काम किया जा रहा है, इन चीजों का जिक्र होता था। लेकिन एक झटके में अगर मैसेज ये चला जाए किसी संस्थान के भीतर कि उनको अगुवाई करने वाला जो लीडर है, जो डायरेक्टर है या चीफ है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर यह सब कुछ कर रहा है तो किसकी हिम्मत होगी? तो कानून मायने कहां रखेगा? और प्राइम मिनिस्टर अगर पॉलिटिकल वे में चीजों को करना चाहते होंगे कि राजनीतिक तौर पर किसको निशाने पर लिया जाए, जिसका जिक्र ममता ने किया, जिसका जिक्र तेजस्वी ने किया, जिसका जिक्र नीतीश कर रहे हैं, जिसका जिक्र शरद पवार कर रहे हैं, जिसका जिक्र केजरीवाल कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, ये तमाम परिस्थिति क्या बतलाती है? बतलाती है कि राजनीतिक तौर पर इस देश के संस्थानों को राजनीतिक सत्ता ने अपने काम में लगा लिया है और काम इस देश के भीतर कानून के तहत नहीं, राजनीति के तहत ज्यादा हो रहा है। तो पहली बार इस सिस्टम को उघाड़ कर रखा गया है। और इसको उघाड़ने का मतलब यह भी समझिए कि जब केस लेकर पहुंचे थे वहां कांग्रेस की जया ठाकुर और रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी की महुआ मित्रा और साकेत गोखले, इन चार लोगों ने जब केस उठाया था तो सीधा सवाल यही था उसमें जो लिखा गया था कि ईडी के जरिए राजनीतिक तौर पर जो राजनीति साधी जा रही है वह लोकतंत्र का गला घोंटने की प्रक्रिया है। इस देश के भीतर में डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट खत्म किए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ईडी के चीफ को जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कानूनी तरीके से चीजों को परखे। और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दायरे के भीतर जब फैसला इस बात का जिक्र किया कि यह नियुक्ति अवैध है, गैर कानूनी है, तो एक झटके में मोदी सिस्टम जो पूरा का पूरा इस देश के इंस्टीट्यूशंस को संभालता है वह नेकेट हो गया। शायद ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी कि ऐसा भी होता है। इसीलिए जब हम लिस्ट में नाम ले रहे थे और परख रहे थे कि इन 4 बरस 8 महीने 13 दिन के भीतर कितने पॉलिटिशियंस को दायरे में लिया गया, कितने बिजनेसमैन को दायरे में लिया गया, उन बिजनेसमैन के ताल्लुकात गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के साथ कितने थे, और ये परखते परखते जानकारी निकल कर आई कि लगभग 95 पॉलिटिशियंस मौजूदा वक्त में जो सक्रिय हैं उनको ईडी का नोटिस दिया गया। ईडी ने पूछताछ की और उन पर नकेल कस ली। लगभग 936 इस देश के भीतर में ऐसे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, जिनको कटघरे में लेकर पूछताछ करने की प्रक्रिया में ईडी लाकर खड़ी हो गई। जो 2000 से ज्यादा केसेस को सामने लाया गया है उसमें जब्ती बड़ी तादाद में हुई है जो कि संपत्ति के तौर पर होती है। लेकिन यह भी समझना होगा कि इस देश के भीतर में विजय माल्या का केस भी ईडी के पास है, नीरव मोदी का केस भी ईडी के पास है, मेहुल चौकसी का केस भी ईडी के पास है, अगस्ता वेस्टलाइन जो वीवीआईपी चॉपर किकबैक्स जो लिया गया था उससे जुड़ा मामला भी ईडी के पास है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी के सबसे ताकतवर नौकरशाह की नियुक्ति अगर गैर कानूनी थी तो वह पूरा उस दौर के कार्यकाल में किया गया कार्य भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा था? तीसरा, विस्तार को रोकना और सिर्फ 20 दिन का समय देना और कहना कि 15 दिनों के भीतर नए ईडी चीफ की नियुक्ति हो और उसके बाद 1 अगस्त से वो कार्यकाल संभाले, ऐसी व्यवस्था हो, तो क्या ये 20 दिन का वक्त वो तमाम दस्तावेजों को सुधारने और ठीक करने के लिए वक्त तो नहीं मिल गया? यह सवाल किसी के जहन में भी आएगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा था जहां रूल ऑफ लॉ हाशिए पर था? अगर यह सारी परिस्थिति इस देश के भीतर में काम कर रही थी और जिस तरीके से 5 साल तक ईडी चीफ बनाए रखने की मंशा सरकार की रही और इस दौर में इस देश के तमाम मुश्किल हालातों में सारे काम जो ईडी को सौंपे जा रहे थे, तो ईडी क्या एक दूसरे पीएमओ की तर्ज पर काम करने लगा, जिसे जनता ने नहीं चुना है लेकिन पीएमओ ने चुना है? तो सिस्टम के इस दायरे को समझने की कोशिश आज 3 वजहों से कर लीजिए। पहली बात, एक चुनी हुई सरकार संविधान के चेक एंड बैलेंस को अगर नहीं मानती है तो क्या क्या हो सकता है वो आंखों के सामने है। अगर एक चुनी हुई सरकार नौकरशाही में से
एक एक करके हर नौकरशाह को चुनती है और पूरी नौकरशाही में मैसेज अगर यह चला जाता है कि जो सरकार के निकट होगा वही चीफ बन सकता है, तो फिर मान लीजिए पूरी नौकरशाही या तो रेंगती हुई नजर आएगी या फिर वो खामोशी बरत लेगी। जो सरकार के साथ सटकर ये काम नहीं करना चाहते होंगे वो खामोश हो जाएंगे, और जो चाहते होंगे उनमें प्रतिस्पर्धा होगी कि हम नजदीक या वो नजदीक, और हम नजदीक और वो नजदीक का मतलब यह है कि सरकार के अनुकूल राजनीति साधने का हुनर आना चाहिए। और तीसरी परिस्थिति जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लिहाज से कोट करते हुए कहा, और यह कोट इससे पहले भी हुआ है, इस काल में हुआ है। मुश्किल यह है, इस काल से मतलब है इस दौर में गवर्नर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, उस वक्त भी यह सवाल था कि संवैधानिक पद पर बैठकर कोई असंवैधानिक कार्य करे तो उसे सजा क्या मिलनी चाहिए। यह सवाल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी था। इलेक्शन कमिश्नर अगर इस देश में जो लोकतंत्र का प्रहरी है, अगर उसकी नियुक्ति सरकार कर रही है तो वो सरकार से सवाल कैसे पूछेगा अगर सरकार गैरकानूनी काम करने लगे चुनाव के वक्त। तो शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जो आने वाले वक्त में नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में लोगों के जहन में इस सवाल को पैदा जरूर कर रही होगी, क्या अगर सिस्टम रूल ऑफ लॉ यानी कानून को ना माने, संविधान को हाशिए पर ढकेल दे, तो क्या इस देश में सरकार द्वारा लिए गए हर निर्देश और हर आदेश को लेकर अब परखने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट एकमात्र जगह बची है जहां से कुछ न्याय की गुहार और कुछ उम्मीद और आस इस देश के भीतर में अब लोग पाल सकते हैं। परिस्थितियां तो यही है, लेकिन सत्ता की तरफ देखिएगा तो नाजुक परिस्थितियां आपको आहत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।